Welcome to my channel History Dreamer. Today we will discuss modern Indian history, the coming of Europeans and their settlement and their propagation. Let's start. The first of all, I will make you understand the chronological order of Europeans adventure. तो पहले हम लोग देखेंगे तो इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, फर्स्ट कौन आए थे और उनका टाइम पीरियड क्या है और उन लोगों के द्वारा डेवलपमेंट किया गया, मतलब जो भी कुछ। तो फिर फर्स्ट होता है पोर्तुगीज आए थे, सेकंड डच आए थे, थर्ड में इंग्लिश आए थे, ब्रिटिशर्स, फोर्थ में आए थे डेनिश, देन आए थे फ्रेंच। ठीक है, ये ऑर्डर को पहले याद रखना है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे पोर्तुगीज में पहले कौन आए थे, वास्को ड गामा इन 1498 में आए थे। बिफोर दैट इन 1492 में कोलंबस आए थे, बट वो भारत नहीं आए थे। तो वो उनका डेथ तक उन्हें पता है कि वो भारत को डिस्कवर किए हैं, बट वो अमेरिका डिस्कवर किए थे। बट उन्हें वो भी पता नहीं था इसका नाम अमेरिका है। बाद में अमेरिका वेस्पुसी के नाम के अनुसार जो अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम के अनुसार अमेरिका बना। तो इन्हें छोड़ो। तो फिर हम लोग देखेंगे वास्को ड गामा के 1498 का एडवेंचर। तो फर्स्ट होता है क्या, 1498 में जब आए तो तब हमारा भारत का जो राजा थे, यहाँ पे इस साइड के जो राजा थे वो थे फर्स्ट कालीकट में आके पहुँचे थे, और केप ऑफ गुड होप यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा डिटेल्स में बताती हूँ। ये जो है तो यहाँ पे ये यूरोपियन कंटिनेंट है, ठीक है, ये है अफ्रीका। तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है। तो ये इस साइड से आए, ऐसे पुर्तगाल देकर आके यहाँ पे केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो होप मतलब एक आशा का किरण यहाँ पे दिखा था, तो इसलिए इसका नाम होता है केप ऑफ गुड होप। तो ये डिस्कवरर ही इसका नाम दिए थे। तो यहाँ से वो आने के बाद यहाँ पे कालीकोट में पहुँचे। तो यहाँ के तब राजा थे जामोरिन, ठीक है, जामोरिन हु वेलकम्ड हिम। तो वो वेलकम किए उनको, पोर्तुगीज को। तो वहाँ पे और उनको जो सपोर्ट किया था वो गुजरात में जो हमारा थे अहमद मजीदी। ये भी क्वेश्चन में पड़ता है, हु हेल्प्ड हिम, अहमद मजीदी, मस्जिद से याद रखना, अहमद मजीदी और जामोरिन उनको सपोर्ट किए थे। तो वो वहाँ पे इस साइड में वो उनका फर्स्ट कालीकट में उनका फैक्ट्री बना। फैक्ट्री क्या, वहाँ पे पहले सेटल हुए, उसका देन उनका डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा, कालीकट में हुआ, देन कोचीन में होगा, उसका कन्नौर में होगा, ये सब मालाबार कोस्ट में है। और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ये जो है इस साइड को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, और ये जो कोस्ट है, ये कोस्ट को बोला जाता है, ये तो पेनिनसुला है, बट ये जो साइड को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, और इसे जो बोला जाता है मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट एग्जाम में ऐसा पड़ता है, जो पोर्तुगीज का जो सेटलमेंट था कुछ साइड में, कौन सा कोस्ट में था, तो ये मालाबार कोस्ट में ही होगा। तो हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे पोर्तुगीज वास्को ड गामा डिस्कवर द केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। और जो केप जो था, इसका जो कर्नर को जो लास्ट पॉइंट को बोला जाता है केप, और वो है केप ऑफ गुड होप, वहाँ पे था अफ्रीका में। और ये जो साइट है इसे बोला जाता है केप ऑफ क्या है, कोमरिन। ये हमारा भारत का केप है, बट मैं बताने के लिए मैं आपको बताई ये चीज़। तो केप रूट देके वो भारत में आके पहुँचे। कब पहुँचे, कालीकट में, जहाँ पे जामोरिन राजा थे और अलमजीदी उनको सपोर्ट किए थे। इन मई 17 1498 में पहुँचे। फिर जो हुआ ये बहुत ब्रीफली मैं बताई हूँ। तो यहाँ पे जो उनका पहला जो सेंटर था, ट्रेडिंग सेंटर, इस साइड में यहाँ पे कन्नौर है, देन कोचीन, देन कालीकट। तो पहले कालीकट में आके पहुँचे। तो फर्स्ट हम लोग जब बोलेंगे फर्स्ट फैक्ट्री इन कालीकट, देन कोचीन, देन कन्नौर। ये हो गया 1498 में, और ये हो गया 1503 में कोचीन में, और यहाँ पे हो गया कन्नौर में हो गया 1505 में। ठीक है, तो फिर कोचीन वॉज द फर्स्ट कैपिटल। तो जब ऐसे एग्जाम में पड़ेगा जो फर्स्ट कैपिटल पोर्तुगीज का कौन सा था, वो है फर्स्ट कैपिटल जो था कहाँ पे, कोचीन में था। बट सेकेंड टाइम में ये ट्रांसफ़र हो गया था गोवा को, और गोवा कब ऑक्यूपाई हुआ था, वो 1510 में यहाँ पे बोला गया है, बताती हूँ। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज, जब एग्जाम में पड़ेगा फर्स्ट गवर्नर कौन थे पोर्तुगीज के, वो था अल्मेडा।
तो अल्मेडा का कौन सा एक पॉलिसी है जो कि बहुत फेमस पॉलिसी है, द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, जो उनका ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी किए थे, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि इस मतलब इतना एरिया लगा के वो लोग ही सिर्फ ये करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे, जहाँ पे और दूसरे लोगों का एंट्री नहीं है, दूसरे कंपनी का, दूसरे शिपों का एंट्री नहीं है। वो ऐसा एक पॉलिसी क्रिएट किए थे जिसे बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर देखते हैं सेकेंड गवर्नर कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉलिसी द अल्बुकर जो थे सेकेंड गवर्नर थे, बट इनका पॉलिसी क्या था, द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। मतलब ये यहाँ पे वो इतना चीज़ में मतलब इतना जगह में खुश नहीं थे, वो बोलते थे कि हम लोग इम्पेरिज्म को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जहाँ पे है और सारा एरिया को हम लोग लेकर हमारा फैक्ट्री बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय लोग तब उनके बीच में नेशनलिज्म नहीं था, तो वो थोड़ा उनका वीकनेस के ऊपर ज़्यादा सोचते थे कि हम लोग किसी का ऑर्डर क्यों लेंगे, किसी का परमिशन क्यों लेंगे। तो हम लोग जब खुद का जब थोड़ा एम्पेरियलिज्म के ऊपर जब बिलीव करेंगे तो हमारा अच्छे से चलेगा, उनका मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट ठीक से प्रोपागेट होगा। तो फिर देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो है इम्पेरिज्म पॉलिसी था, बट जो गोवा को जो कैप्चर किए थे ये किए थे अल्बुकर। तो कहाँ से किए थे ना, बीजापुर का राजा जो कि 1510 में किए थे उनके पास से। तो इनका नाम था यूसुफ शाह, ये भी एग्जाम में पढ़ सकता है, यूसुफ शाह। तो ऐसा बोलेगा बीजापुर के जहाँ से गोवा को कैप्चर किए थे अल्बुकर। कौन किए थे ना, अल्बुकर किए थे, कब किए थे, 1510 में किए थे। और बीजापुर कहाँ से, किस राजा के पास से किए थे, बीजापुर के राजा के पास से किए थे, और उनका नाम क्या था, यूसुफ शाह। यहीं से 4 क्वेश्चन आ जाता है। फिर देखते हैं नीनो डा कुन्हा, ये और नेक्स्ट वाले गवर्नर थे। तो इनका बहुत मज़ेदार चीज़ ये था कि ये ही नीना डो कुन्हा, ये ही फर्स्ट कैपिटल, जो कोचीन जो फर्स्ट कैपिटल था देन गोवा हुआ, तो वो कोचीन से जो गोवा को ट्रांसफ़र किए थे इन 1530 में। तो देखो यहाँ पे याद रखने की मस्त वाला याद रखने का ट्रिक है। 1510 में गोवा को कैप्चर किए, देन तो पहले क्या था, कोचीन उनका कैपिटल था। तो 1510 के बाद भी फिर से 20 साल तक उनका कोचीन ही कैपिटल रहा। इन 1530 में वो क्या किए ना, चेंज कर दिए, कोचीन से गोवा कर दिए। अक्वर्ड फिर क्या किए ना, और कुछ जगह को हासिल किए, अक्वर्ड ड्यू एंड बेसिन इन 1534 में। 1534 के बाद 1534 में। तो कहाँ से, बहादुर साहब गुजरात के जो देखो इस साइड में जब वो हैं, ये सब उनका जगह है, यहाँ पे गुजरात है। तो गुजरात के राजा के पास से भी वो क्या किए ना, बेसिन और क्या किए ना, ड्यू को कैप्चर किए, मतलब उनके ट्रीटी के द्वारा उनके पास से वो ले लिए। तो उनका नाम था बहादुर शाह और गुजरात के थे वो। फिर देखते हैं द फेमस जूइस्ट सेंट फ्रांसिस्को जावियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किन के पीरियड में आए थे, किसके साथ आए थे, अल्फोंसो डी सोजा, ये भी एक गवर्नर थे, बट इनका शॉर्ट पीरियड था। तो इनके टाइम में ये आए थे। तो उनके टाइम में एक ये बना था सेंट थॉमस नाम का एक फोर्ट बना था यहाँ पे, जैसे कि बंगाल में बना था फोर्ट विलियम, बंगाल में बनाए थे कौन, ब्रिटिशर्स बनाए थे। यहाँ पे ये लोग बनाए थे, फ्रेंच वाले बनाए थे, तो उसका नाम था सेंट थॉमस। वो एक कर्नाटक केरला साइड में ही इस एरिया में बनाए थे, ठीक है। तो फिर देखते हैं, बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी द पोर्तुगीज पावर विटनेस से डिक्लाइन। 16th सेंचुरी मतलब 1500 का लास्ट टाइम में। तो क्या हुआ ना, वहाँ पे उनका जो पोर्तुगीज जो बहुत डेवलप कर रहे थे, उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। और क्यों होने लगा उसका भी कारण है, क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरा भारत में आके वो सेटल होने लगे भी। तो पोर्तुगीज लॉस्ट हुगली, वो हुगली को भी लॉस्ट कर दिया। हुगली कहाँ पे था, वो इधर इस साइड में था, कोरोमंडल कोस्ट की तरफ, ये जो बंगाल के साइड में था हुगली। तो इसको भी वो लॉस्ट कर दिया आफ्टर बीइंग ड्राइवन बाय द कासिम खान के द्वारा ड्राइवन हो गए। जो कासिम खान जो थे वहाँ पे बंगाल के उस टाइम के दीदेन गवर्नर, तो इनके पास से ये दूर हो गए, जो मतलब ड्राइवन हो गए, वो उनको तल दिए, वहाँ से उनको गिरा दिए। तो मुगल नोबल ऑफ शाहजहां, किस टाइम में, जो शाहजहां का टाइम पीरियड चला था, तो उस टाइम में कासिम खां वहाँ के गवर्नर थे, जो हुगली बंगाल के। तो उस टाइम में ये क्या किया ना, कासिम खां के द्वारा ये लोग ड्राइवन आउट हो गए, उनको वहाँ से निकाल दिया गया।
तो फिर देखते हैं द किंग ऑफ पुर्तगाल गेव बॉम्बे। यहाँ पे और एक चीज़ है, तो पुर्तगाल आके भारत में बहुत सारा जगह में सेटल हो गए थे। तो वो क्या किए ना, पुर्तगाल बॉम्बे जो एक जो जगह था, प्रोविंस था, बॉम्बे पुर्तगाल के अधीन में आ गया था। तो वो लोग क्या किए ना, बॉम्बे को किसको दिए, चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का चार्ल्स सेकेंड को। मतलब जब ब्रिटिशर्स भी आए, पुर्तगाल भी आए, तो दोनों ही फॉरेनर हैं, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बाय द मैट्रिमोनियल रिलेशन के द्वारा, मतलब मैरिज के द्वारा एक सेटलमेंट हुआ। तो वो जब मैरिज किए, चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड का चार्ल्स सेकेंड को शादी करी, मतलब शादी हुई एक प्रिंसेस जो कि पुर्तगाल की थी, मतलब पुर्तगीज़ की थी, पुर्तगीज़ कंपनी के तरफ से थी। तो वो इससे शादी हुई चार्ल्स सेकेंड को। तो ये लोग डाउरी में इसे दे दिए गिफ्ट, 1661 में वो क्या किए ना, उनको डाउरी में दे दिए, बॉम्बे गिफ्ट कर दिए। तो फिर देखते हैं सालसेट एंड बेसिन वेयर कैप्चर्ड बाय मराठास इन 1739। बेसिन अभी जो बोला गया कब 1534 में, या जो सलसेट बेसिन उनके पास से ड्यू वन बेसिन ले लिए थे। तो कौन लिए थे, फ्रांस वाले लिए थे, सॉरी पुर्तगीज़ वाले लिए थे। तो पुर्तगीज़ क्या कहना है, सलसेट और बेसिन को उनके द्वारा ये जो सब 1739 में मराठा के द्वारा कैप्चर हो गया था, वो 1739 में जाकर। तो इन द एंड वे आर लेफ्ट ओनली विथ गोवा, ड्यू एंड दामन विच दे रिटेन टिल 1961। तो उसके बाद सिर्फ उनके पास था क्या था, सालसेट और बेसिन तो ले गए थे मराठास, और सिर्फ ड्यू दामन और ड्यू एंड दामन गोवा ये रहा 1961 तक। तो आप सोचते होंगे 1947 में हमारा देश स्वाधीन हो गया। तो स्वाधीन होने के बावजूद भी ये आपको याद रखना है, जो पहला कौन सा फॉरेनर थे, जो यूरोपियन थे जो कि पहले आए थे, वो थे पुर्तगीज़, और सबसे लास्ट में कौन गए थे, वो भी वही पुर्तगीज़ ही गए थे। तो वो कब छोड़े थे भारत, 1961 या 2 तो छोड़े थे। तो 1961 तक ड्यू, दामन और गोवा पुर्तगीज़ के पास था। फिर देखते हैं डच। तो उसके बाद डच आए। तो डच कब आए, 1602 में आए, ठीक है, 2 में आए। तो ये क्या किए ना, इनका जो शिप फॉर्मेशन हुआ 1602 में, और उनका फर्स्ट कंपनी जो बना वो कंपनी 1605 में, ये याद रखना है आपको। तो ये डच आ गए 1602 और 5 याद रखना है। वो कौन आए थे, पुर्तगीज जब आए थे वो थे 1498 में आए थे, ठीक है। और उनका जो पहला कोचीन में जो था ये बना था, फैक्ट्री बना था, वो था 1503। और कोचीन के बाद जो उनका कहाँ पे, कन्नौर में जो बना था 1505, ये याद रखना है। 18 पीरियड ऑफ पुर्तगीज याद रखना है। और फिर हमारा यहाँ पे देखना है 1602 में डच आए, और उनका कंपनी जो बना वो बना जो पहला उनका फैक्ट्री बना वो हो गया 1605 में। तो देखते हैं कंपनी फॉर्म्ड इन मार्च 1602 में। ऐसे पड़ेगा कि डच का फैक्ट्री कब बना था, 1602 में, बाय चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट का चार्टर के हिसाब में। इट वाज फॉर्म्ड विथ पावर्स टू मेक वार्स, कंक्लूड ट्रीटीज, एक्वायर टेरिटरीज और बिल्ड फोर्ट्रेस। तो इसका हर सारा इसको राइट्स दिया गया था इन 1602 में, जो कि डच का कंपनी बना था। तो फिर देखते हैं द सेट ऑफ फैक्ट्रीज एट मछलीपट्टनम। एग्जाम में ऐसे पड़ेगा। तो फर्स्ट कंपनी और फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच कहाँ पे था और कब हुआ था, इन 1605 में हुआ था, और मछलीपट्टनम में हुआ था। और पुलिकट में जो हुआ था वो 1610 में हुआ था, और सूराट में हुआ था 1606 में, बिमिलीपट्टनम में हुआ था 1641 में, करिकल में हुआ था 1645 में, और चिंसूरा में हुआ था 1653 में, और कोचीन में हुआ था 1663 में। ये पूरा याद रख लेना है। तो फिर देखते हैं द डच रिप्लेस द पुर्तगीज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोप, ट्रेड विद द ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। द डच जो थे वो रिप्लेस किए द पुर्तगीज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड। तो डच जो थे वो क्या कहे ना, पुर्तगीज के बाद वो आके यहाँ पे भारत में अपना आधिपत्य विस्तार करने लगे। पुलिकट वाज मेन सेंटर इन इंडिया टिल 1690 तक। पुलिकट डच के लिए एक मेन सेंटर होके रहा। आफ्टर द नगरपट्टन रिप्लेस्ड इट, उसके बाद नेगापट्टनम आया पावर को। तो दे कंसीडेड टू इंग्लिश आफ्टर द डिफीट ऑफ बैटल इन 1759। तो डच क्या कहना है, 1759 में ये लोग पूरा भारत छोड़ के, बेदारा का जो युद्ध हुआ
कहाँ पे, बेदारा का जो युद्ध हुआ, और बेदारा का युद्ध किस किस के साथ हुआ, डच, एग्जाम में ऐसा पड़ता है, डच और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है, इंग्लिश और ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स वो खुद को बहुत पावरफुल समझते थे, वो सबके साथ लड़े हैं, वो पोर्तुगीज के साथ लड़े हैं, वो डच के साथ लड़े हैं, वो डेनिश के साथ लड़े हैं, फ्रेंच के साथ लड़े हैं, फ्रेंच के साथ तो बहुत बड़ा वार हो गया, फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार। तो फिर देखते हैं यहाँ, फिर इंग्लिश, हाँ यहाँ पे और एक चीज़ बोलना है मुझे, 1845 में, ये यहाँ पे 1759 में हार गए बिद्रा फाइटिंग में, जहाँ पे कौन हार गया, डच हार गए, किसके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में। बट 1845 में पूरा सब चीज़ बेच के ब्रिटिशर्स को डच भारत छोड़ दिए, ठीक है। तो फिर देखते हैं इंग्लिश का, देखते हैं जॉन मिडन हॉल ये फर्स्ट मर्चेंट थे जो कि इंग्लिश जो इंग्लिश भारत को आए थे, ठीक है, फर्स्ट एडवेंचरर थे, ऐसे एग्जाम में पड़ेगा फर्स्ट कौन थे, तो ये मिडल हॉल वॉज ए फर्स्ट इंग्लिश मैन हु अराइव टू इंडिया इन 1599 बाय ओवरलैंड रूट। तो कहाँ पे आए थे, ओवरलैंड रूट के द्वारा आए थे, लैंड के द्वारा आए थे, ऑस्टेंसिवली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड विद द इंडियन मर्चेंट्स के साथ ये करने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए वो आए थे पहले। तो एग्जाम में पढ़ सकता है कि द फर्स्ट इंग्लिश कौन थे, मर्चेंट कौन थे जो कि भारत आए थे, तो मिडल हॉल। द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स, इसका जो था कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, पॉपुलरली नोन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको याद रख लेना है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, एक कंपनी का फुल नेम है, तो उसका नाम बोला जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फॉर्मेशन हुआ 1600 में, उसका फॉर्मेशन हुआ। कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट 1609 में, पहला विलियम हॉकिंस जो कि ब्रिटिशर्स थे जो कि कोर्ट को आए थे, पहला, ऐसा एग्जाम में पड़ेगा कौन ऐसा ब्रिटिशर जो कि पहला कोर्ट को आए थे, राजा के कोर्ट को आए थे, तो वो थे विलियम हॉकिंस, जहांगीर के कोर्ट को आए थे 1609 में। तो क्यों आए थे ना, टू सीक द परमिशन टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत। सूरत जो था यहाँ पे, सूरत कहाँ पे है, ये इसका गुजरात का जो एक जगह है उसका नाम होता है सूरत। तो उस सूरत में वो लोग ये करने के लिए अपना जो फैक्ट्री बनाने के लिए 1609 में, तो जहांगीर के पास परमिशन लेने आए थे। ए फरमान वाज इशूड, फरमान भी इशूड भी किया गया था। फरमान किसे बोलते थे, एक परमिशन मतलब बाय ए लेटर। तो फरमान वाज इशूड बाय जहांगीर परमिटिंग द इंग्लिश टू बिल्ड ए फैक्ट्री एट सूरत। तो कहाँ पे कब बनेगा, 1613 में सूरत में एक फैक्ट्री बनाने के लिए जहांगीर के द्वारा परमिट किया गया उनको फरमान देकर, ठीक है। उसका फिर देन जो आए वो थे सर थॉमस रो, वो 1615 में आए, वो भी जहांगीर के टाइम में आए। सर थॉमस रो केम इंडिया इन 1615 आज एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट। तो तब के राजा जो थे जेम्स फर्स्ट थे, टू जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के कोर्ट को ये आए थे, टू ऑब्टेन परमिशन टू ट्रेड एंड इरेक्ट द फैक्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर। पर हर पार्ट ऑफ एम्पायर में वो फैक्ट्री बनाने के लिए थॉमस रो आए थे 1615 में। फिर से वो जहाँ जेम्स फर्स्ट के टाइम में थे, तो वो जहांगीर के पास परमिशन लेने फिर से आए थे, मतलब थॉमस रो आए थे। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो ब्रिटिशर्स जो पहले जब भारत आए थे, तो उस टाइम के जो हमारे इंडिया के राजा कौन थे और ब्रिटिश के राजा कौन थे, तो वो वहाँ पे जो थी रानी एलिजाबेथ थी, और हमारे जो भारत के थे अकबर थे, ठीक है, अकबर थे, इसे याद रखना है। तो फिर देखते हैं, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड ऑन लीज। ये तो पता है आपको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बॉम्बे कैसे हासिल किया था पोर्तुगल के पास से। तो जॉब चार्नोक एक थे जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या बनाए थे, फैक्ट्री बनाए थे सुत्तानाटी में 1690 में। एंड द जमींदारी ऑफ द 3 विलेजेस, ये जो सुत्तानाटी, कालीकट एंड गोविंदपुर, तीनों का जमींदारी को मिलाकर वो एक फैक्ट्री बनाई थी चार्नोक 1690 में। वॉज अक्वर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1600
98। तो ये जो है, ये तीनों का जो ज़मींदारी का पूरा अक्विजिशन, जो मतलब तीनों ज़मींदारी का जो पावर कौन लिए थे, चारनोक लिए थे 1698 में लिए थे, और सूतानाटी में वो 1690 में फैक्ट्री बनाए थे। दिस विलेजेस लाटर ग्रीव इनटू सिटी। द फैक्ट्री एट सूतानाटी वॉज फोर्टिफाइड। ये जो सूतानाटी में जो फैक्ट्री बना था 1690 में, तो 1696 में इसका रिपेरेशन हुआ, मतलब फोर्टिफिकेशन हुआ, बना और भी तगड़ा हुआ। तो 1698 में ये तीनों का पावर को लिए थे। तो एंड दिस वाज नेम्ड फोर्ट विलियम इन 1700 में इसको फोर्ट विलियम बोला गया। तो ये याद रखना है। 3 सूतानाटी कौन लिया था, चारनोक जो थे ये 1698 में सूतानाटी कलिकट गोविंदपुर का जमींदारी सिस्टम को वो अपने अधीन में ले गए थे। तीनों को मिला के एक सिटी बनाए थे, और सूतानाटी में वो 1690 मसीहा में एक फैक्ट्री बनाई थी जिसका फोर्टिफिकेशन 1696 में हुआ था, और उसको बोला गया फोर्ट विलियम। तो ये याद रखना। सेंट थॉमस वाला जो था वो था वहाँ पे केरला या कर्नाटक के साइड में, वो था किसके द्वारा हुआ था, पोर्तुगीज के द्वारा हुआ था। यहाँ पे जो हुआ फोर्ट विलियम, ये हुआ किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए रिजोल्यूशन गिविंग इक्वल राइट्स ऑल इंग्लिशमैन टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडिया इन द ईस्ट इन 1694। तो 1694 में परमिशन दिया गया। पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया गया था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर से एक एक्ट पास किया, तो जिसकी वजह से वो बोला कि 1694 में के रिजोल्यूशन पास किया, तो इक्वल राइट्स दिया इंग्लिशमैन को, हर इंग्लिशमैन को इक्वल राइट्स दिया, बोला कि तुम लोग ईस्ट में ट्रेड कर सकते हो। The final amalgamation of company came in 1708 under the title the United Company of Merchants to England Trading to East Indies। तो ये जो था उसके बाद 1708 में एक कंपनी का और एक नाम दिया गया, टाइटल दिया गया, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलाकर, तो दी यूनाइटेड कंपनी वो वहाँ पे अलग था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऐसा टाइप का नाम था। तो यहाँ पे द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। तो ये कब तक रहा, दिस कंटिन्यूड इट्स एग्जिस्टेंस टिल 1858 तक इसका एग्जिस्टेंस रहा। तो 1858 के बाद क्या हुआ, क्या तो यहाँ पे सिपोही म्यूटिनी हुआ, तो उसके बाद जो इसका पावर, भारत का पावर पूरा ब्रिटिश एम्पायर को चला गया, तो ब्रिटिश की क्राउन शासन करने लगे। तो इसलिए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 टाइप का फेस था। तो पहला तो था 1600 से लेकर 1708 तक का फेज़, मतलब जो टाइटल देने तक। उसके बाद का जो फेज़ था, उस फेज़ में दोनों ही प्लंडर कर रहे थे, दोनों ही ट्रेड कर रहे थे, बट ये टाइटल जो चेंज हुआ था 1708 में ट्रेड किया टाइटल। वो टाइटल कब तक रहा, 1558 तक रहा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट, फ्रेंच। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये याद रखना है फ्रेंच कब आए थे, उनका कंपनी कब बना था और कहाँ पे बना था। वैसे ब्रिटिशर्स का याद रखना, पोर्तुगीज़ का याद रखना, डच का याद रखना है। यहाँ पे देखो, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय कोलबर्ट, 1668 में बना कंपनी। इस एस्टैब्लिश फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत, कब, 1668 में बना, ठीक है, 64-68 ये सूरत में। और जो ये था पहले कालीकट में था पोर्तुगीज, डच कहाँ पे थे, मछलीपट्टनम में थे, और जो ब्रिटिशर्स जो पहले वाले थे तो सूरत में ऑक्यूपाई करने का कोशिश किया, बट उनका मछलीपट्टनम में पहला था। नेक्स्ट वाला वो लोग फिर सूरत में किए, कब, 1513 में, जो कि परमिशन लेने के बाद, हॉकिंस के द्वारा जहांगीर के पास से परमिशन लेने के बाद। यहाँ पे 1668 में हुआ। तो ए फैक्ट्री एट मुसलीपट्टनम सेटअप इन 1669 में। तो उसके बाद मुसलीपट्टनम में जो इनका जो ये वाला जो फ्रेंच वालों का जो हुआ 1669 में हुआ। द फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज रिवाइव्ड अंडर लेनियर। जो फ्रेंच का जो पावर रिवाइव जो हुआ, जो दब गए था और ऊपर आया, और भी उसका डेवलपमेंट जो हुआ अंडर लेनियर के द्वारा एंड डूमास के द्वारा। ये लोग सब गवर्नर थे बिटवीन 1720 से लेकर 1742 तक। दे ऑक्यूपाइड माहे इन द मालाबार। देखो मैं अब बोली थी यहाँ पे, ये मालाबार कोस्ट है और ये कोरोमंडल कोस्ट है। मालाबार का जो था माहे, मालाबार से वो लोग ऑक्यूपाई किए, और यमन जो थे कोरोमंडल के पास से वो लोग ऑक्यूपाई किए, एंड करिकल जो था वो तमिलनाडु के पास से ऑक्यूपाई किए, ठीक है, 1739 में। तो फिर देखते हैं
अराइवल ऑफ डुप्लिक्स आज फ्रेंच गवर्नर इन द इंडिया 1742। और देखो यहाँ पे और एक अच्छा चीज़ है, जो फर्स्ट जो उनका गवर्नर जनरल थे, जो फर्स्ट गवर्नर थे फ्रेंच के, वो डुप्लिक्स थे। और कब आए? द अराइवल ऑफ डुप्लिक्स आज फ्रेंच गवर्नर इन 1742 में सॉ द बिगिनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। तो इनके आने के बाद बहुत मतलब कंपनी में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो वो क्या हुआ ना, क्योंकि ये ना इम्पेरियलिस्टिक थे, इनका जो चिंताधारा जो था, इनका जो मेंटलिटी था, आपको पता होगा कि जो सब्सिडरी अलायंस जो कि वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा जो हुआ था सब्सिडरी अलायंस। इस सब्सिडरी अलायंस के पहला जो फादर थे वो डुप्लिक्स ही थे। इनका इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी था, ये चाहते थे कि और भी ऑक्यूपाई करे, और भी बहुत सारा इम्पेरियलिस्टिक नेचर में और भी बहुत सारा स्प्रेड करे एम्पायर को, और भी बिल्ड करे, फोर्ट्स एंड फोर्टेस सब बिल्ड करे, और ट्रेड एंड कॉमर्स को और भी ज़्यादा तगड़ा करने के लिए बहुत सारा कोशिश जारी रखे थे। तो इतना ही था, और भी बहुत कुछ है बट वीडियो बहुत कम अपलोड करना है। तो देखो फर्स्ट उनके बाद जो हुआ ब्रिटिश और एक थे कौन, फ्रेंच, इनके दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों सुपरियर हो गए, तो फ्रेंच चाहे कि ये खुद इंडिया में रहे या ये खुद रहे, तो ये दोनों के बीच में एक फाइटिंग हुआ। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ, देन सेकेंड कर्नाटिक वार है, थर्ड कर्नाटिक वार हुआ। तो ये कर्नाटिक वार का और भी एक नेम है, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। और एक चीज़ मैं भूल गई यहाँ पे, देखो मैं आपको क्या बताई थी, पहले तो पोर्तुगीज़ थे, नेक्स्ट कौन थे, पोर्तुगीज़ के बाद कौन थे, डच थे, डच के बाद कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश थे, इंग्लिश के बाद कौन थे, डेनिश थे, देन फ्रेंच थे। तो मैं इनको पढ़ा दी, इनको पढ़ा दी, और इनको पढ़ा दी, इनको पढ़ा दी। डेनिश के बारे में कुछ नहीं बोली। तो डेनिश जो थे, मैं डेनिश के बारे में बता रही हूँ, फ्रेंच के पहले थे। तो इनका जो टाइम पीरियड था 1616 से लेकर, देखो वहाँ पे जो पहले पोर्तुगीज़ वाले थे, पोर्तुगीज़ का 1498 में था टाइम पीरियड, आने का टाइम पीरियड। उसके बाद डच का जो था 1602 में था फॉर्मेशन। उसके बाद इंग्लिश का जो था 1600 में था, 1600 में था। और फिर इसका जो टाइम पीरियड है किसका, एक क्या, पोर्तुगीज के बाद कौन थे, डच थे, डच के बाद थे ब्रिटिशर्स थे, उसके बाद थे डेनिश थे, उसके बाद फ्रेंच थे। तो डेनिश जो आए उनका जो टाइम पीरियड है 1616 में, ठीक है, 1616 में। और इनका जो था टाइम पीरियड फ्रेंच का जो था 1664 में। देखो ये जो तब उनका कंपनी फॉर्मेशन हुआ, ये 1498 में आके पहुंच गए। तो ये 1602 हुआ किसका, डच का 1602 हुआ, बट ये लोग 1605 में ये लोग कंपनी बिल्ड किए। और इनका बाद, हाँ यहाँ पे सोचा होता होगा कि ये कब, इनका क्यों, ये क्यों पहले आए, क्योंकि इनका तो 1600 है, ये क्यों पहले नहीं आए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये 1600 में कभी कभी कहीं पे बोला है 1600 में आए हैं, कहीं पे बोला गया है 1600 में इनका फैक्ट्री फॉर्मेशन हुआ है। तो ये तो बहुत कुछ आगा पीछा तो लगा रहता था, क्योंकि कोई कोई आए हैं उनका हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं है, बट इनका इसलिए रिकॉर्ड है 1600 के बाद। 1608 में पहला फैक्ट्री उनका बना था, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। इनका 1608 में ही पहला फैक्ट्री बना था। उसके बाद 1609 में आए हॉकिंस, जहांगीर के पास परमिशन लिए सूरत में बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनका 1616 में फॉर्मेशन हुआ फैक्ट्री, कंपनी फॉर्मेशन हुआ। और उनका पहला फैक्ट्री जो बना 1620 में, ठीक है, 1620 में। इनका 1664 में 64 में इनका कंपनी बना, और फिर 1668 में इनका पहला फैक्ट्री बना। और ये भारत में सेटल हुए, ये सेटल तब हुए 1668 में, ये सेटल हुए 1620 में, ये सेटल हुए 1608 में, ये सेटल हुए 1605 में, ये 1498 में। और इनका जो और एक था पहला, ये था कालीकट में था, कालीकट के बाद कोचीन, उसके बाद कन्नौर। कोचीन 1503 और जो कन्नौर जो था 1505, ठीक है। दीज वेयर ठीक है। तो ये जो था, ये सब जो था बहुत मतलब ब्रीफली फॉरेनर्स के बारे में, जो यूरोपियंस के बारे में बहुत ब्रीफली पीडीएफ था। और आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिटेड फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड फॉर योर career. Thank you for watching this video. If it is benefited to you, you can share and comment and subscribe my channel.
थैंक यू।